हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अल्ट्रा वाईफाई स्टडी की यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं केंद्र शासित प्रदेशों एवं राज्यों का उद्भव। दोस्तों, इसके पिछले वाले पार्ट में हम लोगों ने आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक कवर कर लिया है। दोस्तों, बहुत ही डिटेल से कवर किया है। यदि अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले जाकर आप उस वीडियो को देखें, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगा। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं पॉलिटी, और पॉलिटी में हमने भाग 1 से शुरू किया है। तो दोस्तों, पिछले वाले वीडियो में आर्टिकल 1 से 4 तक पढ़ रहे हैं। अब देखेंगे कि केंद्र शासित प्रदेशों एवं राज्यों का उद्भव किस तरह से हुआ है। चलिए देखते हैं। देखिए, देशी रियासतों का एकीकरण किस तरह से हुआ था। देखिए, आजादी के समय भारत में राजनीतिक इकाइयों की 2 श्रेणियां थी। कितनी श्रेणियां थी? 2। पहली थी ब्रिटिश प्रांत। कुछ दोस्तों ब्रिटिश प्रांत थे और कुछ देशी रियासतें थी। देखिए, यहां पर जो देशी रियासतों की कुल संख्या यदि देखी जाए तो 565 थी। ठीक है, देशी रियासतों की कुल संख्या कितनी थी? 565। और इन 565 रियासतों में से 35 रियासतें पाकिस्तान के हिस्से में चली गई थीं, जबकि 530 रियासतें ऐसी थीं जो भारत में शामिल होना चाहती थी। अब देखिए, 530 रियासतों में से यदि देखा जाए तो केवल 3 ही जगह मामला फंसा था। वो था जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद। यानी कि 527 रियासतें तो भारत में शामिल हो गई थी, लेकिन जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद में मामला जाकर फंस गया था। तो हालांकि बाद में इन तीनों क्षेत्रों को भी किसी न किसी तरीके से भारत में सम्मिलित कर लिया गया था। ये भारत में शामिल हो गई थी। जैसे कि जम्मू कश्मीर को विलय पत्र के माध्यम से भारत में शामिल किया गया था, और जूनागढ़ को जनमत संग्रह के माध्यम से, तथा हैदराबाद को सीधे पुलिस कार्यवाही के माध्यम से भारत में शामिल कर लिया गया था। तो देखिए, आजादी के बाद देशी रियासतों को विकल्प दिए गए थे कि वे पाकिस्तान में शामिल हों। ठीक है, पहला विकल्प था या तो वे पाकिस्तान में शामिल हो जाएं, या भारत में शामिल हों, या अगर वो चाहें तो स्वतंत्र रहें। ठीक है, जैसा कि हरि सिंह राजा जो था जम्मू कश्मीर का, वो स्वतंत्र रहना चाहता था, लेकिन ये लोकतांत्रिक देश में संभव नहीं था कि वो स्वतंत्र अपना अस्तित्व बना के रखे, क्योंकि दो देश एक दूसरे के जस्ट विपरीत कार्य कर रहे थे। एक तरफ तो पाकिस्तान था और दूसरी तरफ भारत जैसा लोकतांत्रिक देश। ठीक है, तो भारत भारत की वजह से अगर ये चाहता कि स्वतंत्र रहे तो स्वतंत्र रह सकता था, लेकिन पाकिस्तान कभी ऐसा होने नहीं देता, क्योंकि उसकी लालसा थी कि जम्मू कश्मीर उसको मिल जाए। तो युद्ध होना तो निश्चित था, इसलिए स्वतंत्र रहना इसका काफी नामुमकिन सा बन गया था। ठीक है, तो बाद में हुआ भी यही कि वो स्वतंत्र नहीं रह सका और उसे भारत में विलय करना पड़ा। ठीक है, तो देखिए, 500 जो 30 रियासतें थी वो भारत में शामिल थी, लेकिन उनमें से 527 शामिल हो गई आसानी से, लेकिन 3 जगह मामला फंस गया था। वही जो मैंने अभी बताया है कि हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर। तो यहाँ इन्होंने शामिल होने से मना कर दिया था। बाद में इनको एक तरीके से भारत में शामिल किया गया था। ठीक है, तो वो आप लोगों को पता चल गया कि किस तरीके से तीनों को शामिल किया गया था। और इन पर दोस्तों, जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, जूनागढ़ को किस तरह से भारत में शामिल किया गया था, इन पर एक सेपरेट वीडियो बनाया जाएगा जो इन्हीं पर केवल वेस्ट होगा। तो अभी हम पढ़ रहे हैं केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों का उद्भव किस तरह से हुआ। देखिए देखिए सबसे पहले देखते हैं धर आयोग और जेवीपी समिति क्या है। देखिए, भाषाई आधार पर राज्यों के गठन के प्रश्न को लेकर भाषाई आधार पर राज्यों के गठन के प्रश्न को लेकर सरकार ने जून 1948 में एस के धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग की नियुक्ति की। देखिए क्या हुआ कि उस समय आजादी के बाद चारों तरफ से देश में भाषा के आधार पर राज्यों के गठन को लेकर मांग उठने लगी थी। तो इस तरह से सरकार ने क्या किया कि जून 1948 में एस के धर यानी कि श्याम कृष्ण धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग की नियुक्ति की। तो उस आयोग का काम था कि वो विचार करेगा कि भाषा के आधार पर राज्यों की नियुक्ति की जाए, राज्यों को बनाया जाए या फिर ना बनाया जाए। इतना सा इस आयोग का काम था। ठीक है, एस के धर आयोग। ठीक है, तो 1948 में इस आयोग ने, दिसंबर 1948 में इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, धर आयोग ने। ठीक है, और इस रिपोर्ट में धर आयोग ने सिफारिश की कि राज्यों का गठन भाषा के बजाय प्रशासनिक सुविधा के आधार पर होना चाहिए। यानी कि इसने धर आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों के गठन को लेकर अपना नेगेटिव विचार दिया। उसने कहा कि प्रशासनिक सुविधा के अनुसार राज्यों का गठन होना चाहिए। अब इसके बाद देखिए क्या होता है।
जिस तरह से धर आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों के गठन को लेकर मनाही कर दी, इससे लोगों में असंतोष और भी ज्यादा फैल गया। ठीक है, लोग और भी ज्यादा बौखला गए और भी ज्यादा विद्रोही हो गए। उन्होंने कहा नहीं तो भाषा के आधार पर ही राज्यों का गठन किया जाए। इस तरह से जनता विद्रोह करने लगी। अतः कांग्रेस सरकार ने पुनः एक भाषाई प्रांत समिति का गठन किया। फिर से कांग्रेस ने एक समिति बनाई 1948 में, दिसंबर 1948 में ही कांग्रेस ने एक समिति बनाई। ठीक है, और इस समिति में जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल तथा पट्टाभी सितार मैया, ये 3 लोग शामिल थे। और इन्हीं का जो शॉर्ट नाम है उसको बोलते हैं JVP समिति। क्या बोलते हैं? JVP समिति। तो इन्हीं तीनों के नाम पर बेस्ड है JVP समिति का नाम। ठीक है, तो 1948 में, दिसंबर 1948 में JVP समिति को बनाया गया था कांग्रेस सरकार के द्वारा। ठीक है, तो इसने अपनी रिपोर्ट 1949 में, अप्रैल 1949 में पेश की JVP समिति ने। और इस समिति ने भी इस बात को औपचारिक रूप से अस्वीकार किया, औपचारिक रूप से अस्वीकार कर दिया कि राज्यों का पुनर्गठन का आधार भाषा होनी चाहिए। यानी कि JVP समिति ने भी भाषा के आधार पर राज्यों के गठन के लिए नेगेटिव विचार दिए। ठीक है, तो लेकिन जब ज्यादा विद्रोह होने लगे तो 1953 में भारत सरकार को भाषा के आधार पर पहले राज्य के गठन के लिए मजबूर होना पड़ा। क्यों मजबूर होना पड़ा? क्योंकि चारों तरफ से क्या होने लगे थे? विद्रोह होने लगे थे। लोग बोलते थे कि भाषा के आधार पर ही राज्यों का गठन किया जाए। ठीक है, तो 1953 में पहले राज्य का गठन किया गया भाषा के आधार पर। ठीक है, तो उसको आप लोग याद रखिए। कौन से राज्य का गठन किया गया? मद्रास से दोस्तों तेलुगु भाषी क्षेत्र को पृथक कर दिया गया और आंध्र प्रदेश का गठन कर दिया गया था भाषा के आधार पर। आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किस आधार पर किया गया था? भाषा के आधार पर किया गया था। और किससे अलग हुआ था ये? मद्रास से। ठीक है, मद्रास उस समय राज्य हुआ करता था, तो उससे तेलुगु भाषी क्षेत्र को पृथक कर दिया गया था और अलग से मद्रास भाषा के आधार पर एक राज्य बना दिया गया था। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिए। अब देखिए, इसके लिए ये जो राज्य बनाया गया था भाषा के आधार पर, इसके लिए एक लंबा विरोध आंदोलन हुआ था। ठीक है, तो इसके अंतर्गत 56 दिनों की भूख हड़ताल हुई थी। इसके अंतर्गत 56 दिनों की भूख हड़ताल हुई थी। और इसमें, यानी कि इस भूख हड़ताल में एक कांग्रेसी कार्यकर्ता थे जिनका नाम था पोट्टी श्री रामुलू। ठीक है, क्या नाम था? पोट्टी श्री रामुलू। तो इनका निधन हो गया था भूख की वजह से, यानी कि भूख हड़ताल में। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिए। अब देखिए, अब देखते हैं फजल अली आयोग क्या है। देखिए, फजल अली आयोग, ठीक है, आंध्र प्रदेश के गठन के बाद, जिस तरह से आंध्र प्रदेश का गठन भाषा के आधार पर हो गया था, तो आंध्र प्रदेश के गठन के बाद अन्य क्षेत्रों से भी मांग उठने लगी कि नहीं, यहां पर भी राज्यों का गठन भाषा के आधार पर कर दिया जाए। ठीक है, तो इसके कारण भारत सरकार ने दिसंबर 1953 में एक 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया। 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया। उसमें कौन कौन शामिल थे? एक तो फजल अली की अध्यक्षता थी, यानी कि इस आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फजल अली। और 2 अन्य लोग और थे इसमें, जिनके नाम है, 2 अन्य लोग हैं जिनका नाम है KM पणिक्कर तथा HN कुंजरू। ठीक है, तो ये 2 अन्य लोग थे। 3 सदस्यीय ये समिति थी, फजल अली आयोग। और फजल अली आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फजल अली। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिए। देखिए, इस आयोग ने 1955 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस आयोग ने 1955 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और इस बात को स्वीकार किया कि राज्यों के पुनर्गठन में भाषा को मुख्य आधार बनाया जाना चाहिए। तो देखिए, जो फजल अली आयोग था, इसने केवल स्वीकार किया कि भाषा को मुख्य आधार बनाना चाहिए राज्यों के पुनर्गठन में, लेकिन इसने बताया कि एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को अस्वीकार किया जाना चाहिए। यानी कि किसी भी राज्य में किसी भी प्रॉपर भाषा के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया जाए, यानी कि किसी भी राज्य की राज्य को केवल भाषा के आधार पर ही नहीं, वहां पर और भी चीजें देखी जानी चाहिए। यानी कि इसने एक राज्य एक भाषा का सिद्धांत जो था उसको अस्वीकार कर दिया कि किसी भी राज्य में और भी भाषाएं बोली जा सकती हैं या वहां पर लागू की जा सकती हैं। तो इसको आप लोग याद रखिए। देखिए, इस तरह से यदि देखा जाए तो कुल मिलाकर 1 नवंबर 1956 का जो दिन था, उस टाइम पर भारत में केवल 14 राज्य, ठीक है, 14 राज्य, जो का, खा, गा और घा श्रेणी के जो राज्य थे, इनको सभी को मिलाकर 14 राज्य बनाए गए और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। ठीक है, तो इसको याद रखिए। अब इसके बाद का जो वीडियो है वो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि छोटे छोटे पढ़ेंगे तो आप लोगों को भी बोरिंग महसूस नहीं होगा। ठीक है,
तो इस इतने में हम यहाँ पर इतना ही कवर करेंगे इस पार्ट में। ठीक है, अब नेक्स्ट देखा जाएगा कि राज्य किस तरह बने, जैसे कि महाराष्ट्र का गठन किस तरह से हुआ, मुंबई को दो भागों में तोड़कर। ठीक है, तो इस तरह से सभी राज्यों के बारे में हम लोग देख लेंगे, और राज्यों का नाम परिवर्तन कैसे किया गया, किन किन राज्यों का नाम बदला गया। ठीक है, तो इसके बारे में इसका एक और पार्ट आएगा, और इस तरह से हम पूरा जो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी वाला भाग है इसको हम कंप्लीट कर लेंगे एक और पार्ट के साथ। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।